Hi students, welcome back to the channel. Today we are going to cover Indian economy on the eve of independence chapter and basically it is a revision series जो हम एक एक चैप्टर को लेके पढ़ाई करेंगे. बेसिकली रिविजन है लेकिन डीप में पढ़ेंगे. ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दी गई है कि द बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो चैप्टर की स्टार्टिंग है, मेरी जो भी बुक है उसमें स्टार्टिंग में दी हुई है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो 200 ईयर्स तक जो है इंडिया पे रूल किया और 200 साल बाद इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस गॉट की. और बैटल ऑफ प्लासी जो था इससे शुरुआत हुई थी इसकी, जो कि 1757 में हुआ था. तो मार्क दीस की 1757 बैटल ऑफ प्लासी. फिर देखिए लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल. जैसे कि आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या किया था, वो अपने मतलब यहाँ से रॉ मटेरियल को परचेज करके और यहीं पे बेचते थे फिनिश गुड्स बना के, वो बिल्कुल डबल कॉस्ट में, जो इंडिया पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ा. तो जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी जो थी वो क्यों इतनी लो लेवल थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, तो आपका जो रीजन है वो है प्रॉस्परस इकोनॉमी. देखो, इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंस सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, यानी इंडिया बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली कंट्री थी. ठीक है, और इंडिया क्या थी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी. उन्हें किसी से भी वो इंपोर्ट नहीं करते थे. इवन आफ्टर वो अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट वगैरह करते थे, उनको ज़रूरत ही नहीं थी. क्योंकि आपको पता है कि सोने की चिड़िया कहा जाता है. आपके पेरेंट्स आपको बताए होंगे जब आप छोटे होंगे, तो ये सब स्टोरी सुनाते हैं पेरेंट्स. तो आपको क्या करना है, इंडिया एक बहुत ही इंडिपेंडेंट थी, वो बहुत प्रॉस्परस थी. और वहाँ की जो इंडिया थी बिफोर कॉलोनियल रूल, तो आपको क्या करना है कि आपको एग्रेरियन इकोनॉमी भी बतानी है कि यहाँ पे सारे के सारे 2/3% जो थे इंडिया के, वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे. दैट इज़ वाई इंडिया के जो फूड ग्रेन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी. एवरी फार्मर वॉज सो हैप्पी. ठीक है, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट, और जो 1/3 जो हैं वो लोग क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते थे. हाथ से जो भी बनाते हैं, वो बहुत सारी ऐसी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं जो आप बोलते हैं सिल्क टेक्सटाइल्स वगैरह हो गया, है ना, कॉटन की चीज़ें, ये सारी आप बहुत सारे गांव में जब आप विजिट करते हो तो उस तरह के सामान आपको देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ सिटीज़ में नहीं देखने को मिलते हैं. तो आप क्या करते हो, हैंडीक्राफ्ट, यानी इंडिया इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड, है ना. इंडिया इज़ मैक्सिमम इंगेज इन एन एग्रीकल्चर सेक्टर, और इंडिया वॉज सो प्रॉस्परस एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ठीक है, ओके. सो आपको ये 3 पॉइंट्स मेंशन करने के बिफोर जो है कॉलोनियल रूल कैसा था, प्रॉस्परस था, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था और वेल नोन हैंडीक्राफ्ट था, इंडस्ट्रीज़ में सेटअप था. पर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया पता है, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. उन्होंने क्या किया, यहाँ यहीं से कॉटन वगैरह परचेस करके वहाँ पे अपनी कंट्री में जाके फैक्ट्रीज़ वगैरह में बना के, तो आपको पता है जो फैक्ट्री में बनती है वो सस्ती चीज़ होती है, और अगर आप हाथ से बनाओगे, आप अपने मेहनत को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट में, तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है वो. सो यही रीज़न था कि जब वो इंडिया में से सेल किए, तो आप भी हो, आप अगर अच्छे मतलब बहुत रिच वगैरह हो, तब भी आप फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें ही लेते हैं. भले ही वो हैंडीक्राफ्ट, आज के ज़माने में वुलन जो हाथ का बुना हुआ स्वेटर होता है वो बहुत कम लोग पहनते हैं, है ना. लेकिन आज के ज़माने सब स्वेटर्स वगैरह जो आते हैं रेडीमेड, उस टाइप के सब लोग पहनते हैं, आप लोग भी जानते हैं. यही डिफरेंस होता है. तो वो क्या करते हैं कि वहाँ तो कॉस्टली, इतनी कॉस्ट पे बेचते थे इंडिया में, और वही लोग यहाँ पे क्या करते थे, बेसिकली वहाँ से सस्ते दामों पे ख़रीद के और फिर यहीं पे आके हायर कॉस्ट पे बेच देते थे. अब इंडिया क्या करता है, उसी को ख़रीदना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे वो रॉ मटेरियल रह ही नहीं जाता था, सब कुछ तो वही खरीद के चल जाते थे. सो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन. एंड लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, यही रीजन था कि जो इंडिया की जो नेशनल इनकम थी और जो पर कैपिटा इनकम थी, वो देखो जो 20th सेंचुरी में नेशनल इनकम 2%,
ठीक है, और पर कैपिटा इनकम जो थी वो 0.5% की ग्रोथ पे थी, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि 1 भी नहीं, 0.5। तो यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे जो कि एक्सपर्ट्स थे, है ना, वो एक इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए कि भाई हम कुछ ऐसा करते हैं कि कंसीडर करने के लिए, जैसे आप स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है कि इंडिया इन सब में इंगेज नहीं था क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। पर जब वो स्टार्ट किए, ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए ये जानने के लिए कि नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम कैसा है। तो नो सिंसियर अटेम्प्ट वर मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टेब्लिश। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया की इकोनॉमी के लिए कोई भी एक स्टेप नहीं था, क्योंकि वो तो अपने पैसे कमाने के लिए आए थे ना, तो वो इंडिया को क्यों ध्यान देंगे। तो बहुत सारे इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए गए, जैसे कि दादा भाई नौरोजी किए, विलियम डिगबाई किए, फिंडले शिराज किए, वी के आर वी राव, आर सी देसाई, ये सारे लोग इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए, यानी वो अलग अलग किए कि भाई ऐसे निकालते हैं नेशनल इनकम, ऐसे निकालें। लेकिन ये सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था। जैसे आप देखोगे कि आप कुछ कह रहे हो और दूसरा कोई और कुछ कह रहा है, तो आपस में आप भिड़ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है ऐसा। तो बहुत सारी कन्फ्लिक्ट थी, तब जाके डॉक्टर राव ने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पे बहुत ही सिग्निफिकेंटली कंसीडर किया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राव जो कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पे ही कंसीडर किए थे सिग्निफिकेंट तरीके से, ठीक है। और अटेम्प्ट के बारे में अगर पूछा है तो आप इन लोग का नाम दे दो, ओके। तो अब उससे जब इन्होंने डॉक्टर राव ने किया तो उन्होंने बताया कि 2% इंडिया की जो नेशनल इनकम हो रही है और 0.5% पर कैपिटा इनकम हो रही है, ओके, ठीक है। अब आपको क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में एक हेडिंग दी गई बुक में, जब आपको बताना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 85% लोग इंगेज थे। बेसिकली ये चीज़ है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्टैगनेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ क्यों रुक गई, क्योंकि वो इंडिया जो कि कॉलोनियल रूल से पहले इतना ज़्यादा प्रोस्परस था, 85% की पीपल उसी में वर्क करती थी, अभी भी 85% की पीपल उसी में वर्क कर रहे हैं आने के बाद भी ब्रिटिशर्स के। लेकिन रीजन सिर्फ इतना है, उस वक्त अच्छा खासा फूड ग्रेन अवेलेबल था, लेकिन इस वक्त उसकी स्कैरसिटी हो रही है। क्यों भाई? सो रीज़न है पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखिए, लैंड सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली ज़मींदारी सिस्टम, यहाँ पे या आप स्टार लगा के लिख लेंगे कि ज़मींदारी सिस्टम वो सिस्टम होता है कि कोई भी वर्कर्स या पीजेंट्स या फिर फार्मर होते हैं, तो अगर उनकी लैंड होती है या फिर जो भी वो ग्रो करते हैं, उसका इन्हें सर्टेन परसेंटेज जो है ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, ठीक है, लगान के रूप में या फिर अगर टैक्स के रूप में। और या तो कभी कभार ऐसा होता था कि वो 15% की जो लैंड होती थी वो इंडिगो वगैरह की प्रोडक्शन करवाते थे, और सिर्फ इंडिगो प्रोडक्शन की वजह से जो पूरी फील्ड थी ना वो एकदम बंजर ज़मीन, सुना है, जहाँ पे कभी भी अब उसके अगेन खेती नहीं हो सकती, बिल्कुल उस तरीके का हो जाता था, क्योंकि इंडिगो बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप का है और जो फील्ड्स वगैरह को ख़राब भी कर देता है, ठीक है। तो वो होता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। फिर सेकेंड चीज़ आपको आएगी कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्टैग्नेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सेकेंड इज कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन बेसिकली वो चीज़ होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फूड क्रॉप है, ठीक है, उसको कैश क्रॉप की तरह कन्वर्ट कर देना। जैसे कि शुगर केन इंडस्ट्री लगाना, शुगर केन का प्लांट लगाना, और जू शुगर केन की खेती करना, प्लांट में क्या बोल रही हूँ, सॉरी, शुगर केन की खेती करना, जूट की खेती करना, ताकि जूट से जूट बैग बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जूट मिल वगैरह ये लोग लगाते थे वहाँ पे, वही सारे सामान को पहुँचाते थे। थर्ड, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी नाम का तो कुछ भी नहीं था। आप पहले के फोटोज़ देखे होंगे जिसमें आपको नज़र आता होगा कि जो फार्मर्स हैं वो कैसे हल चला रहे हैं, वो अपने हाथ से सारा काम कर रहे हैं या फिर वो बैलों की हेल्प से पीछे खड़े होकर कर रहे हैं, जुताई बुनाई वगैरह, बुनाई नहीं जुताई, तो जो भी वर्क करते थे वो इतना ज़्यादा टिपिकल होता था जिसकी वजह से अब ह्यूमंस हैं थक जाएंगे। तो यही रीज़न था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आज के ज़माने में देखो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं आसानी से। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड नेग्लेक्टेबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते थे, सिर्फ मैन्योर यूज़ करते थे। भले ही मैन्योर यूज़ करने से जो फील्ड्स होता है उसकी फर्टिलिटी कभी नहीं जाती, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है एक्सेसिव प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। तो आपको पता है जब वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ उनका लैंड पे जो भी फूड वगैरह होते थे या क्रॉप्स होती थी वो दे देते थे उन्हें, तो इसकी वजह से उन्हें शॉर्टेज ऑफ फूड का सामना करना पड़ता था। टेक्नोलॉजी नहीं थी, फूड क्रॉप्स ग्रो ही नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में कैश क्रॉप्स ग्रो थे, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया।
और इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं थी, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ब्रिटिशर्स सिर्फ उनसे ह्यूमन से काम करवाते थे, यानी जो भी पीजेंट्स थे उनको उनका फिजिकली यूज़ करते थे। अगर वो चाहते तो वो इतने पैसे वाले तो उस वक्त हो ही गए थे हम लोग को लूट के, तो वो चाहते तो हम लोगों को एक पर्टिकुलरली ध्यान दे सकते थे टेक्नोलॉजी पे, कुछ मशीन्स वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे रेलवे जो है इन्वेंट हो गया था। तो यहाँ रेलवे का कोई बात नहीं है, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उस वक्त भी टेक्नोलॉजी वहाँ तक थी। तो अगर वो चाहते तो कुछ ऐसी मशीन्स जो कि उनका काम आसान कर देती, बट नहीं, वो क्या करते थे, वो उनका पैसा भी ना लगे और वो पैसा भी कमा ले, उस टाइप की थिंकिंग वाले थे। तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि क्या स्कैरसिटी है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, इरिगेशन फैसिलिटी है कि नहीं, जाए भाड़ में, उनसे कोई मतलब नहीं होता था। तो बेसिकली 4 फैक्टर है क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा वीक था: लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कॉमर्शलाइजेशन, लो लेवल प्रोडक्टिविटी, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, देन व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्टैग्नेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर? कि इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको पता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो भी स्टॉप हो गया। देखो, ब्रिटिशर्स का ये जो फॉर्मूला था कि हम इंडियन की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको तोड़ के अपने उसमें घुस जाएंगे और अपनी मोनोपोली बनाएंगे, जैसा कि हुआ बिल्कुल। इस टॉपिक का नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम टू अप। यानी कि बेसिकली प्राइमरी मोटिव ये था ब्रिटिश रूल का कि रॉ मटेरियल लेकर आना इंडिया से चीप रेट पे और उन्हें फिनिश गुड्स में हाई प्राइसेस पे बेच देना, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ओके, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे कि अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो लोगों की रोजी रोटी है वही छीन गई उनसे, क्या हो जाएंगे, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है, ये पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाएंगे। ओके, एंड देन आफ्टर क्या था, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। और उस वक्त पे जो भी इंडस्ट्री थी वो हैंडमेड थी, तो कैपिटल गुड्स यानी मशीन्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, तो उस वक्त भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो सारी चीज़ें हाथ से होती थी। तो यही रीज़न था कि क्यों जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं था। और लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का मतलब क्या होता है, अब यही सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो कंबाइनली द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वाज एडेड रिमेन वेरी स्मॉल। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिल्कुल 0%, जब 2% की नेशनल इनकम हो रही है और 0.5% की पर कैपिटा इनकम है, तो आप खुद सोच लो कि कैसे जो है जीडीपी हाई होगा, जीडीपी लो ही होगा। ये बहुत इजी, आप अगर आप चाहें फॉर्मेशन का खुद से तो बना सकते हैं। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और वहाँ पे क्या, सॉरी, लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जहाँ भी देखो गवर्नमेंट अपना मोनोपोली बनाई थी, चाहे वो रेलवे हो, पोर्ट्स हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो, पावर जनरेशन हो, ठीक है, सारा का सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, वो तो बेकार काम कर ही रही थी, और प्राइवेट जो चाहते थे कि भाई हम थोड़ा सा ऊपर उठ के आए, तो उस वक्त क्या थी, वो बिल्कुल इंटरप्शन नहीं चाहती थी। तो लिमिटेड रोल इन पब्लिक सेक्टर। फिर यही सारे रीजंस हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करते हैं, स्टेगनेंट बनाते हैं। बेसिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर। ओके, अब भाई आपको अगर पूछे कि व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड, है ना, तो उस केस में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब फालतू चीज़ नहीं, उसमें सिर्फ इतना लिखेंगे, इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स basically is the exporter of primary product and importer of finished goods, monopoly control of British rules and drainage of Indian wealth during the British time। that means कि जो इंडिया की जो भी संपत्ति थी वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स इंडिया से अपनी में ट्रांसफ़र कर रहे थे। ओके, वन मोर थिंग इज स्विस कैनल। स्विस कैनल के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि स्विस कैनल क्या कहता है। स्विस कैनल इज एन आर्टिफिशियल वाटर वे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। देखिए, स्वेज कैनल बेसिकली एक वाटर वे है जो कि कहाँ से रन करता है, नॉर्थ टू साउथ जाता है और अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, यानी इसको ये क्रॉस करते हुए जाता है। जो ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल है इन 1869, जो कि रिड्यूस कर दिया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब आप माने बहुत लेंदी डिस्टेंस से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर आप स्विस कैनल की यूज़ करते हो, इट इज़ सो इकोनॉमिकल, लो प्राइस है इसका, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, सो स्विस कैनल के बारे में इतना नॉर्मल है, इतना लिख सकते हैं इजी वे में। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है, लेट्स सी। बेसिकली इतने जल्दी बोलने का एक ही रीज़न है क्योंकि एक क्विक रिवीजन है, फिर भी ये वीडियो लेंदी हो रही है क्योंकि टॉपिक है उतना
Okay. Demographic condition is the condition during the British rule exhibited all the features of stagnant and backward Indian economy. First official census. The first official census was conducted in 1881. Mark this. And through the suffering from certain limitation, the census revealed unevenness of India population growth from 1881 onwards. Okay. एंड 1921 यानी फर्स्ट जो था ऑफिशियल सेंसस, उसके बाद आपको लिखना है 1921 विच इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ठीक है, यानी कि इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन बिगेन विद द 1921 विच इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ओके, आइए देखिए डेमोग्राफिक कंडीशंस को किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट है हाई बर्थ एंड डेथ रेट, यानी कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन ग्रो भी हो रही थी और उतनी तेज़ी से जो बच्चों की डेथ भी हो रही थी. क्यों? क्योंकि पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, हेल्थ के नाम पे कुछ नहीं था. एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, और उस वक्त सब लोग अनपढ़ थे. ठीक है, कहाँ से पढ़ाई करेंगे भाई. हर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चों की जनसंख्या थी यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी. ओके, और वाइड स्पीड पॉवर्टी, और पॉवर्टी भाई इम्पॉवरिश्ड. ठीक है, वो लोग जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन थे. इतना ही पॉइंट होता है डेमोग्राफिक कंडीशन में. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लेट्स सी. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. सो ऑल द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इकोनॉमी आर ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड सेक्टर्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है? इट इंक्लूड द प्रोडक्शन यूनिट, एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज. अच्छा भाई, आपको ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. देखो बेसिकली समझ लीजिए, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें लोग क्या से फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब पे जो है ध्यान देते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में ऐसा वर्क और ऐसी पीपल जो कहाँ वर्क करते हैं, फर्म्स में वर्क करते हैं, या फिर जो कि ऐसे फर्म जो कि शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कराए, कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हैं, पावर जनरेशन में वर्क करते हैं, उनका जो वर्क होता है ना वो सेकेंडरी होता है. क्योंकि ये क्या होता है, प्राइमरी इट डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल. क्योंकि ये क्या होता है, प्राइमरी पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वहीं से तो रॉ मटेरियल आता है. और टेरिशरी सेक्टर भाई, टेरिशरी सेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. अच्छा, ड्यूरिंग वन मोर थिंग, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड अ लिटिल चेंज. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लिटिल चेंज ये हुआ था कि पहले जो प्रीडोमिनेंस था प्राइमरी ऑक्यूपेशन का, जैसे फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग नहीं सिर्फ फिशिंग. ओके, सो रीजनल वेरिएशन भी एक रीज़न था. जैसे कि आप लोग देखिए कि जो अनदर स्टैकिंग एस्पेक्ट है वो वाज ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, जो कि जो स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, उनको क्या सी किया जा रहा है कि ये डिक्लाइन इन दी डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. यानी ये जितने भी स्टेट्स मैंने अभी बोला वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से दूर हट रहे हैं, और वहीं पे उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब क्या होते हैं, इंगेज हो रहे हैं. यानी ये लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे मोर डिपेंड हो रहे हैं. बट तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये हट रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जा रहे हैं. ओके, सो अभी जो टॉपिक नेक्स्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर. So let's see what is infrastructure. Infrastructure refer to all such activities, ऐसे activities, ऐसे services, ऐसी facilities जो कि क्या करते हैं, which are needed to provide the different kinds of services in the economy. Whatever the thing, इससे आप क्या कर रहे हो, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी कॉलेज को आप लोग कॉलेज डिसाइड करने वाले होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि आप सबसे पहला चीज़ जो कॉलेज का देखते हो वो एजुकेशन, और कहीं ना कहीं एजुकेशन से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो. भले ही एजुकेशन कितनी हाई क्वालिटी का हो, पर आप क्या देखेंगे, अच्छा स्कूल छोटा है बे, लेकिन अगर वहीं एकदम भाई एकदम ब्रांडेड स्कूल इतना बड़ा हो, उसके बाद ढेर सारे अलग अलग टाइप के ग्राउंड्स वगैरह हो, है ना, वॉलीबॉल के लिए अलग, क्रिकेट के लिए अलग, सब कुछ एकदम रेडीमेड, तो आप क्या कहोगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वैसी सर्विसेज दे रहा है. ठीक है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू सर्विसेज. आप ये समझिए इजी वे में, ताकि लिखने के लिए इजी हो ना, कि ऑल सच एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड सर्विसेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज. और ये क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसमें आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग. ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके से डिवाइडेड है. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. जो मैंने अभी बताया ना
कि स्कूल है, बिल्डिंग कैसा है, ये सब। और अब क्या है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है वहाँ की, एजुकेशन कैसा है वहाँ का, है ना। तो ये क्या होगा, सोशल, जहाँ एजुकेशन की बात आ रही है, हेल्थ कैसी है, भले ही वहाँ पे ग्राउंड्स वगैरह हो या ना हो, लेकिन वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि किसी भी बच्चे को कुछ भी इंजरी हो तुरंत एकदम सारी उसको फैसिलिटी मिले। तो ये क्या होता है, वहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सोशल सर्विसेज। और अगर हम वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो होगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, विच द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स रोड हो गया, ठीक है। रेलवे, रेलवे को जब भी आप लिखेंगे, आप लिखेंगे रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1850 और द फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, फ्रॉम बॉम्बे टू थाने अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर और 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। ओके, और एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अब आप इसमें लिखेंगे ज़रूर कि जीआरडी टाटा पियोनर्स ऑफ इंडिया aviation in 1932। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मीजर्स, देखो ब्रिटिशर्स का सबसे एक अच्छा काम है, उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस करा। ये नहीं कि इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, इसलिए नहीं, ताकि वो सामान फटफट जो है कम टाइम में यहाँ से वहाँ पहुँचा सके, इसलिए उन्होंने और रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था। और एक बात है, अगर कि अगर वो चाहते भी कि अब मैं बैटल हार चुका हूँ तो अब मैं रेलवे उठा के ले जाना चाहता हूँ, तो वो अपने बैग में भर के तो नहीं लेके जाते, इसलिए अब बेचारे क्या करें, एक अच्छा काम करके चले गए बस। ओके, फिर देखो कम्युनिकेशन, जिसमें वहाँ पे टेलीग्राफ्स वगैरह भेजे जाते थे, और जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था उसका बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता था उसे करने में। ओके, अच्छा, रीजन क्या होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, आप देखिए रोड इसलिए बिल्ड किया गया था ताकि वो जो आर्मी होती है ना उसको इधर से उधर कर सके। ये भी ब्रिटिशर्स अपने काम के लिए बनवाया अच्छा रोड इसीलिए, क्योंकि अगर रोड नहीं अच्छी होगी तो फिर कहाँ से वो लोग मूव करेंगे। और रेलवे तो भाई अर्न करने के लिए, प्रॉफिट, टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल ऑन दी वास्ट इंडियन टेरिटरी, और टेरिटरी पे भी कंट्रोल करने के लिए ऐसा किए थे। और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे ब्रिटिश फंड की इन इंडिया में, है ना, जैसा कि उन्होंने कर भी दिया। ओके, फिर देखिए आपको एक कंक्लूजन के तौर पे आपको ये पता चलता है कि जो हॉस्टाइल पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वही पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को रूइन कर दी, यानी ख़राब कर दी। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख लीजिए कि कौन कौन से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे भाई ब्रिटिश के, क्या अच्छा काम कर दिया उन्होंने। फूड ग्रेन में उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी की, यानी कि जो कॉमर्शलाइजेशन होता है ना, वो कैश क्रॉप्स जो है इंडियन ने कभी बनाया नहीं होगा, उसको उन्होंने यहाँ पे लेकर आए, जो सिर्फ एग्रीकल्चर में वीट राइस ये सब उगाना जानते थे, आज वो शुगर केन जूट सब कुछ जानते हैं। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अभी बताया रोड एंड रेलवे। ओके, और चेक्स ऑन फेमाइंस, जैसे कि ये क्या करते हैं, इनको तो भाई फूड वगैरह रख लेते थे, स्टोर कर लेते थे बेचने वगैरह के लिए, आगे चल के भी बेचने के लिए। तो अगर ये फमाइन वगैरह पे चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो वही चीज़ है कि ये फेमाइन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। और शिफ्ट टू मॉनिटरी इकोनॉमी, मॉनिटरी इकोनॉमी क्या होता है कि ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। मतलब बार्टर सिस्टम को इंडियन फॉलो करते थे, पर इंडियन का जो बार्टर सिस्टम था वो ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगा। ब्रिटिश ने क्या किया कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश रूल हेल्प किया इंडियन इकोनॉमी को कि जो बार्टर सिस्टम है जिसमें सामान के बदले सामान, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, इससे हटके वो मॉनिटरी सिस्टम यानी पैसे वाली चीज़ों को फॉलो करें। और जब से पैसा है फिर मार पीट ये सब शुरू हो गई है ना, लोग पैसे पैसे के लिए लड़ते हैं, क्या बताया जाए। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यानी उनका जो सेटअप था बहुत इफ़ेक्टिव था, तभी तो वो 200 साल तक राज किए, है ना। अब आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टेट ऑफ कितने स्टेट्स हैं भाई, तो देयर वाज 6 स्टेट्स। जैसे कि इंडिया क्या थी, कॉलोनियल इकोनॉमी बन चुकी थी, सेमी फ्यूडल बन चुकी थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, डिप्लीटेड, एम्प्यूटेड। आइए देखते हैं सारी चीज़ों को। कॉलोनियल इकोनॉमी आपको पता है 200 साल तक ब्रिटिशर्स भाई हमारे ऊपर राज किए, सिंपल बताऊँ तो ब्रिटिशर्स का राज करना हमारे ऊपर कॉलोनियल इकोनॉमी, ईजी वे। सेमी फ्यूडल, फ्यूडल सिस्टम आपको पता है, द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गिव राइट टू फ्यूडल सिस्टम, जो कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम था जिसमें ज़मींदारी वगैरह होती थी, जिसमें हाई टैक्स जिसे लगान बोलते हैं, वो क्या आता है, सेमी फ्यूडल सिस्टम में आता है। ओके, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, इसने क्या किया, कैपिटलिस्ट सिस्टम आप बताइए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वर्क करते हैं ना, और सोशलिस्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर रन करती है, और मिक्स तो
3 टाइप के होते हैं, आपको पता है। तो इसने क्या किया, इसने कैपिटलिस्ट सिस्टम, क्योंकि वो प्राइवेट चीज़ें जो ब्रिटिशर्स थे वही काम कराना चाहते थे। स्टैगनेंट इकोनॉमी यानी रुकी रुकना, स्टैगनेंट जो होता है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ों में हुआ, ओके। एंड अ स्टैगनेंट इकोनॉमी इज़ वन विच इज़ ग्रोइंग एट वेरी लो रेट, ये इसका डेफिनेशन था, है ना। और इसमें आप मेंशन करेंगे 2% नेशनल इनकम और 0.50% पर कैपिटा इनकम। बैकवर्ड इकोनॉमी यानी इतनी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, लो पर कैपिटा इनकम, हाई बर्थ एंड डेथ रेट, मास इलिटरेसी एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे नो फर्टिलाइजर्स एंड नथिंग जो कि हेल्प करे, तो ये रीजन था। नो इरिगेशन फैसिलिटीज एंड ऑल, सॉरी। डिप्लीटेड इकोनॉमी, डिप्लीटेड यानी कि देखिए, depleted economy refers to an economy where no arrangements have been made to replace the physical assets. Depreciation से समझो depleted, कि जो डिप्लीटेड इकोनॉमी होती है कि बस इक्विपमेंट्स या फिर फिजिकल एसेट्स आपने इतने एक्सेसिव यूज़ कर लिए कि उसमें डेप्रिसिएशन लग गया और आपने उसे बिल्कुल भी रिनोवेट नहीं कराया, उसको दोबारा से उसके लिए वैल्यू एडिशन में कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू एकदम ज़ीरो पे आ गई है, तो उसी को बोलते हैं डिप्लीटेड इकोनॉमी। और ऑफकोर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रीज जो होती हैं हैव टू बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, जो अपनी कैपेसिटी से बिल्कुल लिमिट क्रॉस करके वो इंक्रीज़ करती है डिमांड का, प्लांट मशीनरी का, इक्विपमेंट का, ताकि वो क्या करते हैं वॉर में पार्ट ले सकें। तो और एक पूरा एकदम यूज़ करते हैं तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये रीज़न है कि जो इकोनॉमी है वो डिप्लीटेड है। एंड एम्प्यूटेड, एम्प्यूटेड यानी कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड और रूल, डिवाइड करो देन रूल करो, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया। बेसिकली सारा फ़ायदा यू कैन से पाकिस्तान को गया, इंडिया को नहीं, क्योंकि जो भी अच्छे अच्छे लैंड्स थे, द पार्टीशन ऑफ कंट्री बेसिकली डिस्टर्बटेड द इकोनॉमी ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिटेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज़। और दूसरा कि जो शॉर्टेज थी रॉ मटेरियल की, क्योंकि जो भी जूट एंड कॉटन मिल की जो भी मिल्स वगैरह थी वो सारी चीज़ें पाकिस्तानी एरिया में चली गई थी, अच्छी फर्टाइल लैंड पाकिस्तान में चली गई थी। और यही रीजन था कि जो इंडिया थी वो एम्प्यूटेड हो गई। तो बेसिकली छः इकोनॉमी के स्टेट बताए गए, कॉलोनियल, सेमी फ्यूडल, स्टैगनेंट, बैकवर्ड, डिप्लीटेड एंड एम्प्यूटेड। सो फाइनली ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गई, बिकॉज हमने पूरा वन शॉट देख लिया चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। ओके गाइज, बाय बाय।